राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो पिछला क्लास किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। जो नाभिक वाला था उसके अंदर हमने कल अल्फा बीटा और गामा किरणों का गुण करवाया था और उसके क्षय होने से क्या होता है ये बताया था कि जो अल्फा है वो जब किसी नाभिक से, जो कि रेडियो एक्टिव नाभिक है, वहाँ से अगर निकलता है तो उसके भार में, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है, जो अल्फा के निकलने के कारण होता है। अल्फा हीलियम का नाभिक होता है। उसी तरीके से हमने बोला था कि बीटा जो होता है वो 2 तरीके का उत्सर्जन होता है, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जबकि बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और आपने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो परमाणु भार में जो होता है वो, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। जबकि पॉजिट्रॉन का जब एमिशन होता है तो उसके अंदर पॉजिट्रॉन के निकलने से उसकी परमाणु संख्या में 1 की कमी हो जाती है, जबकि उसका परमाणु भार वही रहता है। तो ये आपने अल्फा और बीटा में पढ़ा था। और गामा के बारे में पढ़ा था कि गामा किरणें जो निकलती हैं उसमें केवल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई परमाणु नाभिक अल्फा या बीटा का उत्सर्जन जब करता है तब उसके बाद जो जिस नए नाभिक में वो परिवर्तित होता है वहाँ भी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, उत्तेजित अवस्था में होता है। और जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा वो सामान्य ऊर्जा स्तर प्राप्त करता है, जिसमें वो उन किरणों का, मतलब गामा किरणों द्वारा उत्सर्जन द्वारा अपनी ऊर्जा को कम करके कह सकते हैं सामान्य ऊर्जा स्तर में आता है। तो मैंने कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, उसके अंदर 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन पहले बार में, दूसरी बार में 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उत्सर्जन करता है गामा किरणों का के द्वारा, और वो अपने क्या कहते हैं समान ऊर्जा स्तर में आता है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा बहुत पूछा जाता है। और इस तो गामा का उत्सर्जन होगा तो उसके ना तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होगा, ना परमाणु भार में कोई परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब इसके बाद है जो हम लोग रेडियो एक्टिव जो लॉ है, रेडियो एक्टिव क्षय किया था हम लोगों ने कि ऐसा क्षय जिसमें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा के उत्सर्जन द्वारा किसी दूसरे नाभिक में बदलता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो अस्थाई नाभिक में न बदल जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा था जनरली सारे नाभिक जो हैं लेड के डायरेक्शन में, लेड मतलब शीशा बन के डायरेक्शन में जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव क्षय हमने कराया था, और रेडियो एक्टिव क्षय के बाद उसका जो नियम है, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। और रेडियो एक्टिव क्षय जहाँ तक की बात है तो उसके नियम को रदरफोर्ड और सॉडी ने दिया था। जो विभिन्न जो नाभिक परमाणु नाभिक है जो खास करके रेडियो एक्टिव पदार्थ के थे, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो परमाणु थे उनके अध्ययन द्वारा उन्होंने पाया कि करीब करीब सारे रेडियो एक्टिव परमाणु एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं जब वो रेडियो एक्टिव क्षय में शामिल होते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव क्षय जब उनका होता है तो सारे एक ही नियम का पालन करते हैं, और उसी अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा उन्होंने एक नियम दिया जिसको रेडियो एक्टिव क्षय नियम कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब रेडियो सक्रिय क्षय, रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो किस प्रकार क्षय करते हैं, ये नियम है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसके जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उनका जो क्षय होने का दर होता है, कहने का मतलब है कि प्रति सेकंड कितना परमाणु क्षय हो रहा है, डिके हो रहा है, वो हमेशा उस समय उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है उसके समानुपाती होता है। ये एकदम ध्यान रखना है हमेशा। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उसमें परमाणुओं की संख्या अगर मान लीजिए 100 है तो उस समय उनके क्षय होने की दर उस 100 परमाणु की संख्या के समानुपाती होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ देर के बाद उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंदर परमाणु की संख्या 100 से घट करके 50 हो गई,
या 90 हो गई, जो भी कह सकते हैं, तो उस समय क्षय होने की दर उस 50 की संख्या पर निर्भर करेगी, उसके समानुपाती होगा, ठीक है ना। फिर 50 से अगर 30 हो गया तो उसके समानुपाती होगा। मतलब ये है कि जब भी क्षय होने की दर जो होती है वो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि ज़्यादा अगर परमाणु का संख्या होगा तो दर जो है उस हिसाब से होगा, कम परमाणु की संख्या होगी तो दर उस हिसाब से होगा। मतलब ज़्यादा परमाणु की संख्या जब होती है तो उसके समानुपाती होता है, कम परमाणु की संख्या होती है तो उसके समानुपाती होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके अंदर उपस्थित जो परमाणु की संख्या है उसी के समानुपाती होता है क्षय होने की दर। और क्षय होने की दर जो होती है, कहने का मतलब परमाणु की संख्या को अगर हम n से सूचित करते हैं, जैसे n से सूचित करते हैं, तो क्षय होने की दर को कहा जाता है dN/dt, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा जाता है dN/dt। लेकिन चूंकि क्षय हो रहा है, घट रहा है परमाणु की संख्या, मान लीजिए t=0 पे परमाणु की संख्या जो है n0 है, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद जो है t के ऊपर n हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय t के बाद, मतलब t समय पे अगर परमाणु की संख्या n है तो इस समय क्षय होने की दर इसके ऊपर निर्भर करती है, इसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि t से अगर थोड़ा देर और बढ़ जाए, t प्लस डेल्टा टी, मतलब बहुत छोटे से समय की बात अगर हम करें, बहुत छोटे से समय की बात करें, t प्लस डेल्टा टी, मतलब t में थोड़ा सा और हम आगे चले गए तो ये क्या होगा, घट जाएगा, क्षय होगा। अब क्षय हो करके मान लेते हैं ये जो है n में थोड़ा सा घटा, क्योंकि समय भी हमने बहुत छोटा लिया है तो परमाणु की संख्या भी बहुत छोटी सी घटेगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम हुआ वो dt हुआ, तो टोटल टाइम t प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 10 मिनट था, 10 मिनट में आपने 5 सेकेंड और कर दिया तो 10 प्लस 5 सेकेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ये dn डिक्रीज हो रहा है, हमने कहा था ये क्षय होता है, क्षय होने का मतलब, डीके होने का मतलब है कि वो घटता है। तो n में अगर मान लेते हैं dn परमाणु घट गया फिर से इस डेल्टा टी समय में, तो टोटल जो परमाणु की संख्या बचेगी कितनी बचेगी, n माइनस dn बचेगी, है ना। तो इस समय जो परमाणु की संख्या होगी वो dn-dn होगी। ये बहुत छोटा है, ये डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है, और ये dn जो है वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत छोटे से समय में बहुत ज्यादा परमाणु की संख्या तो क्षय होगी नहीं। तो ये जो dn जो आपका क्षय हुआ कितना देर में, dt समय में, तो ये जो dn/dt जो होता है इसको कहते हैं क्षय होने की दर। और माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्षय होने की दर में ये जो परमाणु की संख्या है वो घटती जा रही है, इसलिए ये -dn/dt दिखाता है, ठीक है ना। और इसी को उन्होंने कहा कि ये जो क्षय होने की दर होती है उस समय उपस्थित, अब देख लीजिए आपका जो t के ऊपर उपस्थित कितना था n, और इनमें से छोटा सा परमाणु जो है टूटा है dt टाइम में, तो क्षय होने की दर उस समय उपस्थित जो परमाणु था n उसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब यह है कि कभी भी ध्यान रखना है कि परमाणु की संख्या जितनी उपस्थित उस समय होगी उसके समानुपाती होगा, ठीक है ना। जो आपका जो क्षय होने का दर है, अगर इसको मैं और इस तरीके से बताऊं आपको, क्षय होने की दर को आपका t=0 पे मान लेते हैं, t= जब 0 था तो आपके पास 100 परमाणु था, ठीक है ना। ये जो है आपका n का वैल्यू जो है ये था। अब जो है थोड़ी देर के बाद मान लीजिए t=10 सेकेंड हो गया, है ना, और जो है n0 से चेंज हो करके ये परमाणु की संख्या आपके पास 70 हो गई, ठीक है ना। अब हम जानना चाह रहे हैं कि t के बाद t प्लस डेल्टा टी, कहने का मतलब मान लीजिए डेल्टा टी को मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर के बाद यहाँ से, है ना, डेल्टा टी मैं ले लूँ इस तरीके से, बहुत छोटा सा अमाउंट है तो 0.01 सेकेंड ले लें, बहुत छोटा है, आपको पता है ये 1 सेकेंड तो हम लोग बोलते बोलते हो जाता है, तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा टाइम है ना। तो इतने टाइम में ये जो भी होगा ये भी तो बहुत छोटा सा डीके होगा, है ना। उसी को dn लिखा जाता है, मतलब ये परमाणु की संख्या हो सकता है एक भी ना हो डीके,
है ना। तो इसलिए इसको dn लिखा जाता है। तो वही हुआ कि यहाँ से जो बचा, मान लीजिए dn को मैं बोल देता हूँ 0.01 इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो कहने का मतलब है 70 माइनस 0.01 इस तरीके से। टाइम यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 0.001, क्योंकि टाइम तो बढ़ता है लेकिन ये आपका परमाणु की संख्या घटेगा। तो ये जो डेल्टा टी में जो ये डीएन का जो बदलाव हुआ, इसी को कहते हैं रेट। डेल्टा टी में डीएन बदलाव हुआ मतलब इतना चेंज हुआ, इतना कम हो गया, तो इसको कहते हैं क्षय होने की दर। ये देख रहे हैं ना, कम हो रहा है कितने में, तो समय में। तो आप पढ़ते हैं समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ क्षय होने की दर, तो ये डीएन बटा dt। समय ये है, उसके साथ क्षय होने की, क्षय कितना हो रहा है, तो डीएन, तो डीएन बटा dt को कहेंगे समय के साथ क्षय होने की दर। और इसको माइनस लगा देंगे तो माइनस से ये पता चलता है कि ये घट रहा है, डीएन जो है वो घट रहा है। डीएन का मतलब जब माइनस करिएगा तो 70 में माइनस करिएगा तो घट जाएगा, 69.99 आएगा। और ये वैल्यू देखिए घट रहा है, जबकि ये वैल्यू बढ़ रहा है। तो समय बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, इसलिए माइनस लगाया जाता है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि उस समय उपस्थित जो संख्या होगी एन की, जैसे यहाँ 70 है तो इस 70 के समानुपाती होगी। ये जो यहाँ से टूट के आया मतलब बहुत छोटा सा जो परमाणु की संख्या में बदलाव हुआ छोटे से समय में, तो उससे जो रेट आता है, कहने का मतलब जो क्षय होने की दर है, परमाणुओं के क्षय होने की दर है, उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये जो आपका dn बटा dt जो हमने अभी बताया था, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, तो ये समानुपाती हो जाएगा n के, उस समय उपस्थित परमाणु की संख्या है। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेडियो एक्टिव क्षय नियम के अनुसार, इसको रदरफोर्ड और सॉडी ने दिया था। रेडियो एक्टिव क्षय नियम के अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण, जिस क्षण निकालते हैं उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती होता है। शुरू में क्या उपस्थित था उससे लेना देना नहीं, जिस क्षण आप जानेंगे मतलब आपको चाहिए कि अभी जो है क्षय होने की दर क्या है, तो उस समय जो परमाणु की संख्या होगी उसके समानुपाती होगा। और इसीलिए जब परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो क्षय होने की दर भी ज्यादा होती है। जब परमाणु की संख्या कम होते जाती है क्षय होकर के, तो जो क्षय होने की दर है वो कम होती जाती है ना। इससे ये भी पता चलता है कि जब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसके क्षय होने की दर भी ज़्यादा होती है, और जब परमाणु की संख्या कम होती है तो क्षय होने की दर कम हो जाती है। इसको रदरफोर्ड और सॉडी ने एक्सपेरिमेंट करके अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से दिया। तो ये आप लोग को मैंने यहाँ पे लिखवाया है, वही चीज जो लिखा है हमने। रेडियो एक्टिव क्षय नियम के अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणु जो n था की संख्या के अनुपाती होता है। क्षय होने की दर dn बटा dt है। यदि किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या n हो तो समय t प्लस डेल्टा t पर यह संख्या घटकर n माइनस dn हो जाती है। इसलिए क्योंकि डेल्टा t टाइम में जो हमने किया कितना टूटा भाई, तो dn क्षय हुआ, तो घट करके dn माइनस n माइनस dn हो जाएगा, समय तो बढ़ जाएगा। तो समय जो है कि वृद्धि के साथ जो परमाणु की संख्या है उसमें कमी हो रही है। तो कितना कमी हुआ डेल्टा टी में, तो dn का कमी हुआ, तो क्षय होने की दर जो होती है उसको माइनस लिखा जाता है, क्योंकि ये समय के साथ कम हो रहा है। तो ये हो गया माइनस dn बटा dt। और इसको रदरफोर्ड और सोडी ने बोला कि ये किसके समानुपाती होता है, तो उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर रदरफोर्ड एवं सॉडी के क्षय नियम के अनुसार, क्षय नियम डीके लॉ के अनुसार, इसको डीके लॉ भी बोलते हैं, के अनुसार क्या कहा उन्होंने, तो कहा माइनस dn बटा dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या n के। ठीक है ना। और इसी को ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाइएगा तो इसको लिख सकते हैं dn बटा dt है ना, इज इक्वल टू लैम्डा लिखा जाता है
फिर जहां लैम्बडा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, लैम्बडा एक क्या है भाई, समानुपाती, क्योंकि अनुपाती हटाते हैं इसीलिए बोलते हैं, तो समानुपाती नियतांक है, जिसे नाम दिया गया है उसे डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक बोलते हैं इसको, जिसे क्षय नियतांक, डीके कांस्टेंट मतलब क्षय नियतांक या विघटन नियतांक भी कहा जाता है, क्षय नियतांक या विघटन विखंडन, डीके का मतलब विघटन नियतांक, इंग्लिश में डीके कांस्टेंट कहा जाता है। डीके कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है ना। और डीके कांस्टेंट जो है, तो इसका देख रहे हैं यहाँ से, डीके कांस्टेंट, लैम्बडा को डीके कांस्टेंट बोलते हैं, और ये किसी भी तत्व के लिए इसका मान कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, इसका मान एक तत्व के लिए कांस्टेंट होता है, भिन्न भिन्न तत्व के लिए इसका मान बदलता रहता है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर में आ सकता है, लिख सकते हैं इसका मान एक तत्व के लिए तो कांस्टेंट रहेगा, तो एक तत्व के लिए नियत रहता है, मतलब नहीं बदलता, नियत रहता है, परंतु भिन्न भिन्न तत्व के लिए, भिन्न भिन्न तत्व रेडियो एक्टिव के लिए भिन्न होता है, ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न तत्व के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये ध्यान रखना है कि ये जो है अलग अलग होता है। तो ये लैम्बडा का वैल्यू एक तत्व के लिए एक रहता है, लेकिन जैसे आप यूरेनियम लेंगे तो यूरेनियम के लिए एक होगा, थोरियम लेंगे, प्लूटोनियम लेंगे, ये सब के लिए अलग अलग मान आ जाएगा, ठीक है ना, यूरेनियम के लिए अलग, थोरियम के लिए अलग, प्लूटोनियम के लिए अलग। तो ये ध्यान रखना है कि आपका मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग आता है। तो ये जो है माइनस डी एन बटा डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन आया। अब इसके आगे जो है इसको हम लोग सॉल्व करें। तो ये देख लीजिए, इसको दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ये तो हो गया माइनस डी एन बटा, इसको क्या करते हैं, एन को इधर ले आते हैं, ठीक है ना, तो डी एन बटा एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा, और डी टी को इधर कर देते हैं, ये एन को इधर कर दिया, डी टी को इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी टी, है ना। तो माइनस डी एन बटा डी एन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो डी टी है, यहाँ डी टी का मतलब टी में चेंज होना, एन का मतलब एन में चेंज होना, ठीक है ना। तो आपको पता है कि टी इज इक्वल टू 0 पे जो एन की वैल्यू थी वो एन नॉट थी, और टी पे, टी इज इक्वल टू टी पे, अभी जो हमने कहा था कि एट टी इज इक्वल टू टी जब है तो एन की वैल्यू कितनी है ना, टाइम जो है, टाइम जब 0 है तो एन की वैल्यू एन नॉट है, और टाइम जब टी है तो एन की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू थी वो एन ही थी, अभी हमने लिया ना। इसके पहले यहाँ पे लिखा था कि यदि टी टाइम पर परमाणुओं की संख्या n हो, तो ये मैं n में जो परिवर्तन बोल रहा हूँ, तो n की बात क्या है, मतलब परमाणुओं की संख्या, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समय 0 है तो परमाणु की संख्या कितनी है, जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या n नॉट है, और समय जब t है तो परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है। तो समय मतलब t तो है ना। तो समय जब 0 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समय जब 0 है तो परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या
मतलब शुरू में प्रारंभिक जो हो गया उपस्थित परमाणुओं की संख्या इसको आपने एन नॉट बोला, और समय जब टी हो जाए तो परमाणु उपस्थित उस समय है ना, इस क्षण जो है उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है भाई? उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है, यही है ना। जब समय 0 है तो उपस्थित परमाणुओं की संख्या n नॉट है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में आपने पढ़ा था कि प्रारंभिक में कितनी है, उसके बाद समय के साथ वो चेंज करते जाता है क्योंकि उसका क्षय होता है। तो शुरू में तो कुछ होगा, t=0 का मतलब प्रारंभिक, तो उपस्थित परमाणुओं की संख्या n नॉट है। पदार्थ में, रेडियो एक्टिव पदार्थ में जब समय t हो गया तो उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसका मतलब समय बदल रहा है 0 से t, और संख्या जो बदल रही है वो n नॉट से n बदल रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसका समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यही कहेंगे देयरफॉर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां कीजिएगा, ये माइनस डी एन बटा एन है ना। इसका चेंज कहां से कहां हो रहा है, डी एन का मतलब परिवर्तन एन में, कहां से परिवर्तन हो रहा है, तो एन नॉट से एन हो रहा है। पहले प्रारंभिक में एन नॉट था और बन गया एन। और ये जो लैम्डा डी टी है, तो डी टी का मतलब समय में परिवर्तन, डी टी का मतलब समय में परिवर्तन। कहां से कहां परिवर्तन हुआ, तो प्रारंभ में 0 था, नीचे लिखते हैं, बाद वाला जो होता है ऊपर लिखते हैं। तो 0 से t जो है ये परिवर्तन हो गया, ये समाकलन करते हैं। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपने पढ़ रखा है लॉग में ln होता है ना। तो लॉग इसको बेस ई पर लिखा जाता है, तो इसको लिखते हैं माइनस, है ना, ये माइनस है तो माइनस इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए। लॉग लॉग लिखते हैं तो बेस ई लिखते हैं, और अदरवाइज एल एन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि लॉग जब लिखिएगा इसको लॉग, तो यहाँ पे लॉग एन हो जाता है इसका, dx बटा एक्स का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, dx बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है बेस ई पर, ठीक है ना। अब प्लस सी लिखते हैं, या इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जाता है ln x प्लस सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है, तो आप ऐसे लिखिए तो log e हो गया, log n टू द बेस e हो गया। और ये वैल्यू जो आया माइनस बाहर आने देते हैं, और वैल्यू जब भी होता है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल में। यहाँ पे इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, ये हो गया। और लैम्डा बाहर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन t होता है ना, dt का इंटीग्रेशन t होता है, आपने पढ़ा है dt का इंटीग्रेशन t होता है। और इसमें लोअर लिमिट यहाँ हो गया, और d आपने ये पढ़ा है dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में आपके लिए। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस, है ना, माइनस को बाहर आने देते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं पहले। ये n जो है, ये n और n नॉट अभी बताए थे किसका है, परिवर्तन होता है n का, तो n का मान है, तो जहां जहां n रहेगा वो वैल्यू रखेंगे, तो अपर वाला रखेंगे। तो log n टू द बेस ई, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाला लिमिट रखते हैं log n नॉट टू द बेस ई, ये लिखेंगे। लैम्डा यहाँ पे पहले ऊपर वाला मान t के जगह पे, क्योंकि ये दोनों t का मान है तो t के जगह पे रखेंगे, तो पहले t फिर माइनस लगाते हैं, फिर निम्न सीमा रखते हैं। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा भी होगा, लेकिन ये जो है dx बटा एक्स जैसे होता है तब वो log x होता है, टू द बेस e होता है, इसको बेस कहते हैं। तो ये dn बटा n है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log n होगा टू द बेस e। ये अपर लिमिट है, इसको उच्च सीमा बोलते हैं तो ऊपर लिखते हैं, निम्न सीमा को नीचे लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट नहीं मत लगा दीजिएगा। लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, ये अपर लिमिट यहाँ रख दिया, लोअर लिमिट यहाँ रख दिया, ठीक है ना। नीचे रखते हैं हमेशा लोअर लिमिट, और ऊपर वाला ऊपर रखते हैं। तो ये हो गया, माइनस बाहर ही रहा। और ये जो है जब इसका मान दोनों को इसके अंदर पुट करते हैं तो देखते हैं ये दोनों मान है किसका, ये दोनों मान dn से पता चलता है, dn और जो आपका
तो dn जो है ये बताता है कि परिवर्तन किस में हो रहा है, n में परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये dn से अगर पता चल रहा है कि n में परिवर्तन हो रहा है तो n का मान है क्या भाई, तो n नॉट से n है। तो ये दिख रहा है n नॉट से n है। तो ये पहले ऊपरी सीमा को रखते हैं, माइनस लगाते हैं, निम्न सीमा को रखते हैं। तो log e हो गया, ऊपरी सीमा को n के जगह पे रखेंगे तो log n हो जाएगा टू द बेस ई, माइनस फिर ये इसको रखेंगे तो log n नॉट टू द बेस ई हो जाएगा, माइनस तो बाहर था ही। ये जब ऊपरी सीमा रखते हैं तो माइनस लगाते हैं, तब निम्न सीमा रखते हैं। वहाँ पे भी लैम्डा है, पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो टी हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, निम्न सीमा रखेंगे तो जीरो हो गया। टी के जगह पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से डी टी से पता चल रहा है कि टी में चेंज हो रहा है। अब इसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आ रहा है माइनस, है ना। तो ये जब वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग n टू द बेस ई, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा log n नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये वैल्यू आ रहा है ना। और यहाँ से log m माइनस log n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, log m टू द बेस ई माइनस log n टू द बेस ई इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है टू द बेस ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है, इक्वल टू log m अपॉन n हो जाता है बेस ई पर। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा log n नॉट, जो प्लस वाला रहता है ऊपर रहता है, प्लस वाला ऊपर रहता है, m माइनस वाला नीचे रहता है, माइनस इसके आगे है, तो ये हो जाएगा n नॉट बटा n बेस ई इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। तो ये log जो है आपका log n बटा n नॉट इज इक्वल टू आ गया लैम्डा टी, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है इस माइनस को उधर कर देते तो ये ऐसे भी आ जाता। तो जैसे भी आप करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके आगे जो है हमारा वो जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है, ये जो log है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, log n बटा n नॉट बटा n है टू द बेस e इज इक्वल टू लैम्डा टी आया है ना। ये ध्यान रखना है कि ये log इसको जो है ये लैम्डा टी को अगर इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो ये जो बेस e पे ये पावर ये वैल्यू हो जाता है, log खत्म हो जाता है और ये वाला उधर चला जाता है। मतलब इसको इधर लाएंगे तो e टू दी पावर लैम्डा टी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा m नॉट बटा n हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेस जो है उसके ऊपर ये पावर के रूप में होता है, log खत्म हो जाता है, ये जो इसका n नॉट बटा n जो था log के साथ वो इधर वैल्यू हो जाता है। और इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये जो वैल्यू है इसको अगर उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये आपको पता है कि माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं n बटा n नॉट, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ से आपको आ गया n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। देख लेते हैं ये जो वैल्यू आया, मतलब किसी क्षण t पर जो आपको उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी वो प्रारंभिक परमाणु n नॉट था, है ना, और क्षय जो हुआ उसकी वजह से आपको ये वाला मिलेगा n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये जो वैल्यू आता है यही आपका जो है डीके लॉ से आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसका जो ये एक्सप्रेशन है ये आता है आपको करने के लिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी निकल के आ जाता है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा खाली एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये जो है आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो ये लॉ जो है आपसे पूछा जाता है और ये ध्यान रखिएगा 5 नंबर में भी आ सकता है, और इस चैप्टर में अगर आएगा तो यहीं से आएगा, या एक रिएक्टर आता है तो आता है, लेकिन जितना अभी तक हमने कराया है सब इम्पोर्टेंट है इसमें, तो थोड़ा सा इसको सही से करिएगा। इसके बाद है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु होता है वो क्या होता है, और औसत आयु होता है वो क्या होता है। मतलब ये रेडियो एक्टिव क्षय जो होता है वो अर्ध आधा कब हो जाता है, कितने समय बाद ये आधा हो जाता है वो निकालेंगे। जैसे प्रारंभ में कितना था n नॉट था, अब n नॉट से आधा n नॉट बाई 2 कब हो जाएगा, तो आधा जो होता है
उतने जितने समय में हो जाता है उसको हम उसकी अर्ध आयु कहते हैं। तो वही अभी हम करेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु क्या होती है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ अभी बताया कि उस समय में, मतलब समय अंतराल, जैसे मान लीजिए आपका क्या कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पे परमाणुओं की संख्या जो n नॉट थी वो 100 थी, है ना। अब मान लीजिए t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे परमाणु की संख्या n नॉट से घट करके n नॉट बाई 2 हो गई, मतलब 50 हो गई, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जितने समय में, क्या मैंने बताया कि जितने समय में परमाणुओं की संख्या क्षय के कारण अपने प्रारंभिक मान का आधा हो गया, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो t इज इक्वल टू 15 सेकेंड के बाद जो परमाणु की संख्या है उसको n से संकेत किया, ये 50 है, और 50 किसके बराबर है, तो प्रारंभिक संख्या के आधी के बराबर है। तो प्रारंभिक संख्या की आधी जितनी समय में होती है उसी को उसका अर्ध आयु कहते हैं। मतलब ये 0 से 15 सेकेंड का मतलब हुआ 15 सेकेंड में ये अपने प्रारंभिक संख्या की आधी हो गई, है ना। 100 से 50 हो गई, तो टी हाफ से संकेत करते हैं अर्ध आयु को, ये हो गया कितना, तो 15 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो अर्ध आयु जो हो गई वो 15 सेकेंड हो गई। तो ध्यान रखना है कि उस समय में, उस समय अंतराल में जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान का आधी रह जाती है, जिस समय अंतराल में रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्षय के कारण अपने प्रारंभिक मान, जिसको हमने एन नॉट लिखा था, की आधी रह जाती है, मतलब एन नॉट बाई 2 हो जाती है, उसको अर्धायु कहते हैं। मतलब क्या है कि आपका अगर t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, n नॉट है, तो मतलब t हाफ जो होगा, है ना, जो t हाफ होगा उसको उतने देर के बाद ये n नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि डीके नहीं होता है। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए इसका जो टी हाफ अगर आपको दिख रहा है कि ये 15 हो गया, तो अगले 15 सेकंड में फिर से ये अपने आप का आधा हो जाएगा, मतलब फिर जो है आपका ये जो 50 है वो 25 n जो है वो n इस समय n की वैल्यू 25 हो जाएगी। फिर अगर आपने 15 सेकंड और ले लिया, मतलब ये 15 प्लस 15 30 सेकंड हो गया। फिर आपने 45 सेकंड लिया तो n की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी, 25/2 होगी। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। टी हाफ जो है, मतलब टी हाफ में फिर से टी हाफ जोड़ दीजिएगा तो 2t हाफ हो जाएगा, मतलब दूना टाइम हो जाएगा, मतलब इतना टाइम और हो जाएगा। तो ये जो है इससे भी आधा हो जाएगा, करने का मतलब n नॉट बाई 2 जो था वैल्यू उसका, उस पर क्या करेंगे, तो 1/2 से और भी भाग दे देंगे, मतलब ये 1/2 यहाँ से इसका आधा हो जाएगा। फिर अगर 3t हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n नॉट बाई 4 है तो उसको 1/2 से और भाग देंगे, तो ये हो जाएगा, जैसे ये किसके बराबर है, n नॉट बाई 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि n नॉट बाई 2 जो था आपका, है ना, उसका ये 3 बार है, तो देखिए ये 2 बार है, तो ये 2 बार आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू n नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 4 तो था यहाँ पे, और फिर से एक t हाफ हो गया तो उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया n नॉट बाई 8, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 का 3 पावर n नॉट, मतलब 3t हाफ में ये हो गया। उसी तरीके से n बार अगर इसका t हाफ होगा तो n t हाफ में कितना हो जाएगा, ये यहां से निकालिएगा तो हो जाएगा 3 बार में 3 पावर, 2 बार में 2 पावर, तो n बार में n पावर, n स्मॉल वाला ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा n, ये 1/2 पे पावर n इंटू n नॉट। तो ये फॉर्मूला हो गया कि n हाफ लाइफ के बाद उसका जो वैल्यू होगा कितना बचेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं आफ्टर एन हाफ लाइफ। अब इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे कि किसी परमाणु का, जो रेडियो एक्टिव परमाणु है, उसका टी हाफ जो है
वो 5 सेकेंड, ठीक है ना। और प्रारंभिक जो परमाणु की संख्या है n नॉट, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पे, n नॉट का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो n नॉट का मान है, t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट का मान है वो दे दिया 50 या 500 केजी दे दिया। परमाणु की संख्या में दे या भार की संख्या में दे, एक ही बात है। तो ये मान लीजिए परमाणु की संख्या में दे देते हैं, मैं दे देता हूं यहाँ पे 5000, ये परमाणु की संख्या है, ठीक है। तो पहला टी हाफ जो होगा, मतलब टी हाफ के बाद एन, पहला टी हाफ का मतलब एन का वैल्यू 1 है ना, तो एक टी हाफ हो जाएगा। दूसरा टी हाफ का मतलब 2 हो जाएगा। तो टी हाफ का मतलब ये 5 सेकेंड है ना। तो 5 सेकेंड के बाद यहां से अगर बनाएंगे 5 सेकेंड के बाद परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5000/2 मतलब 2500, ठीक है ना। फिर 5 सेकेंड और हो जाएगा तो 10 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो 2500/2 मतलब 1250। फिर 5 सेकेंड और ले लीजिए तो 15 सेकेंड हो जाएगा, 15 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा 1250/2 625, ठीक है ना। फिर 5 सेकेंड और ले लीजिए, 20 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो 625/2 है ना, 312.5। ऐसे करके आपका परमाणु चलता रहेगा, परमाणु की संख्या विखंडित होती रहेगी। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि 2 टी हाफ बताइए, मतलब दूसरा जो अर्धायु है उसमें कितना, आफ्टर 2 टी हाफ कितना बचेगा, ठीक है ना। आप मतलब जो परमाणु जो है रेडियो एक्टिव परमाणु है या रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें जो परमाणु की संख्या है 2 अर्ध आयु के बाद कितनी बचेगी, तो 2 अर्ध आयु ये हो गया तो यहाँ से इतना बचेगा। अगर उसका प्रारंभिक मान दे दिया, ये कोई जरूरी नहीं कि ये है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 में तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा इस तरीके से कि 5000/2 और 2500/2 तो 1250। कहेगा 50 अर्धायु के बाद कितनी बचेगी, तो कैसे निकालिएगा, या 20 अर्धायु के बाद वो कितनी निकलेगी, तो ये कैसे बताएंगे, तो ये फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, है ना। यहाँ n क्या है, तो अर्धायु है, नंबर n क्या है यहाँ पे, जहां n क्या है, अर्ध आयु की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइन्स, अर्ध आयु की संख्या है ये n, ये वाला n, छोटा वाला n। और n नॉट प्रारंभिक, आपको पता है n नॉट क्या है, तो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, t बराबर 0 पे हमने ले लिया है प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप कैसे कहेगा कि 20 हाफ लाइफ 20 अर्धायु के बाद बताइए, ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 20 अर्धायु के बाद परमाणुओं की संख्या। तो 20 अर्धायु के बाद परमाणु की संख्या कैसे निकालिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि ये है 20 अर्धायु। तो कैसे निकलेगा, 1/2 पे n पावर जितना अर्धायु है वो रख देंगे, और n नॉट का मान शुरू में कितना था, तो n नॉट यहाँ पे n नॉट का मान शुरू में 5000 था, तो ये 5000 हो जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 20 अर्धायु जो है वो क्या है, यही n है, तो n बराबर हो गया 20, है ना। अब फॉर्मूला होता है 1/2 पे पावर n गुना n नॉट, है ना। तो 1/2 पे n का मान 20 हो गया, n नॉट जो प्रारंभिक संख्या थी, प्रारंभिक संख्या ये थी n नॉट, तो ये हमने रख दिया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर आता है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 1 नंबर में, कि अगर जो है परमाणु की संख्या किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में शुरू में कुछ दिया हुआ है, n नॉट बराबर 5000 है, तो 10 अर्धायु के बाद परमाणुओं की संख्या बताइए, 5 अर्धायु के बाद परमाणुओं की संख्या बताइए। 5 अर्धायु मतलब ये वाला n का वैल्यू 5, n जो है स्मॉल n जो हमने लिखा है छोटी वाली n, वो अर्धायु की संख्या है, और n नॉट जो लिखा है वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, मैंने n नॉट के बारे में बता दिया। ऐसे भी पता है t = 0 प्रारंभिक मान होता है, t हाफ n नॉट 2 है। इस ये फॉर्मूला से ये जो आपका पढ़ा कि जितने समय अंतराल में रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या आधी रह जाती है, तो n नॉट था तो आधी हो गई, आधी रह गई, आधी खत्म हो गई, तो उसको टी हाफ कहते हैं। तो टी हाफ जो है ये है, और हमने यहाँ पे
2t½ मतलब फिर से आधा और हो गया, मतलब 5 सेकंड था, फिर 10 सेकंड हो गया, फिर 15 सेकंड हो गया, उस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है ना। तो इस t½ का मान भी हम निकालते हैं। ये तो हो गया जब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी निकलता है, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने जो पढ़ा अभी, क्या पढ़ा कि t = 0 पे आपका जो परमाणु की संख्या है t = 0 पे परमाणुओं की संख्या n0 है, और t½ बोल रहे हैं, है ना। t = मतलब जब आपका जो समय है वो अर्ध आयु के बराबर हो जाए तो परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी उसके अंदर, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n02 हो जाएगी। जब समय अंतराल t½ होगा तो परमाणुओं की संख्या n02 हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, उसी को अर्धायु कहते हैं। तो ये अर्धायु हो गया। अब इसको निकालना चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन आया था अभी थोड़ी देर पहले वो क्या आया था, तो ध्यान दीजिए। तो हमारा रिलेशन एक आया था ये वाला कि log n0/n = e⁻λt। n आया था वैल्यू, log n0/n = e⁻λt था ना। ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या था, log एक इसके पहले रिलेशन में हमने जो निकाला था तो उसमें आया था आपका कि जो जब इंटीग्रेशन लिया था तो उसके बाद ये वाला रिलेशन आया था कि log n0/n = e⁻λt। देखिए जरा उसमें होगा, नहीं ये देखिए λt नहीं, e⁻ नहीं, λt केवल था। हाँ log, और ये था यहाँ पे बेस पे, तो log, चूंकि log n0/n ये जो बेस e है वो = λt है। log n0/n = λt। ठीक है। तो ये हो गया आपका log n0/n, और यहां से अगर इसकी वैल्यू हम रख दें, यहां से इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला जब हम निकाल रहे थे, इसके पहले वाला जो लॉ निकाले थे रेडियो एक्टिव 6 नियम क्या है, तो उसमें हमने जब निकाला था तो ये आया था मान n0/n log e, जो ये वाला इंटीग्रेशन किया था ना, ये यहाँ पे था dn/n, है ना, और ये था आपका इंटीग्रेशन में 0 से t, और ये था लैम्डा dt, और ये हमने n0 से n किया था, तो ये वाला मान आया था, इसी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज log e, और n0 का मान रख देते हैं। n0 का मान कितना है, तो n0 का मान तो n0 ही है, और n का जो n का मान कितना है, तो इसी को n बोलते हैं समय के बाद जो है, तो ये हो जाएगा n, ये जो है n0/n का मतलब ये हो गया n0/2, ये हो गया, और = लैम्डा, t का मान कितना है, तो t½ है, तो t½ रख देंगे अर्धायु, है ना। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log n0/n जो है, तो n0 ये है ना, n0/2, तो इंटू करेंगे तो ये 2/n0 हो जाएगा, 2/n0 हो जाएगा, और बेस e है = लैम्डा t पे ½ हो जाएगा। ठीक है ना, n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया log 2 बेस e पे = लैम्डा t½ और इसका मान जो होता है log 2 to the base e, इसका मान होता है 0.693, ये हो गया लैम्डा t½ और यहाँ से t½ का जो वैल्यू आ गया 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो t½ जो अर्धायु आती है, अर्धायु कितनी आ गई, तो 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है, तो 0.693 बाई लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारा अर्ध आयु कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु है वो कितना आया,
तो log 2 का मान जो है वो 0.693 वाला वैल्यू याद रखिएगा, ये आ जाता है आपका वैल्यू में। तो ये ध्यान रखना है कि 0.693, वैसे इसके आगे भी लिख सकते हैं तो 0.6931, 3 डिजिट तक याद रखिए तो चलेगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये टी हाफ का वैल्यू जो आ रहा है 0.693 बाई लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या था, लैम्डा नियतांक था ना, क्षय नियतांक था। लैम्डा क्या था, डीके कांस्टेंट था। तो डीके कांस्टेंट जो कि अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग होता है, क्षय नियतांक। तो क्षय नियतांक के साथ इसका संबंध होता है। तो अगर क्षय नियतांक दिया हुआ है, अर्धायु दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। और क्षय नियतांक निकालना है, अर्धायु दिया हुआ है, तब भी निकाल सकते हैं। तो इससे इसका अर्धायु ज्ञात किया जाता है। अगर आपका क्षय नियतांक पता है किसी का, तो उसका अर्धायु आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षय नियतांक पता अगर है तो 0.6931 में लैम्डा से भाग दे देते हैं तो अर्धायु। तो अर्धायु का क्या मतलब होता है इसके पहले आपको समझाया, और जो अर्धायु निकालते कैसे हैं वही इसका उसके बारे में बताया। जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम के बारे में बहुत समझते हैं, तो यूरेनियम जो 238 होता है उसका अर्धायु बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। यूरेनियम जो है 92 टू 38, इसका जो टी हाफ है ना, अर्धायु की बात करें, टी हाफ का मतलब अर्धायु, ये बहुत ज्यादा होता है। 4.6 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष होता है, ईयर, इतना होता है। बताइए इतना टाइम में अगर कहीं पे यूरेनियम 10 किलोग्राम रखा हुआ है, तो वो अपना आधा होने में इतना समय लेगा, 4.6 गुना 10 पे पावर 9 साल। इसका मतलब है कि इतने समय बाद वो 10 किलोग्राम अपना अपने अमाउंट का, इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। 10 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम होगा इतने साल बाद। फिर 5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम होने में फिर से इतना समय लगाएगा। फिर 2.5 किलोग्राम से 1.125 ग्राम उसका आधा होने में फिर से इतना समय लगाएगा। तो अर्धायु का मतलब होता है कि जितना समय में वो आधा होता है, फिर से आधा होने में उतना ही समय लेता है। तो पहले अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम था, तो 50 किलोग्राम होने में इतना समय लेगा, है ना। फिर 50 से 25 होने में भी इतना ही समय लेगा। तो पहली बार 50 किलोग्राम कम हुआ, दूसरी बार 25 ही कम हुआ, फिर तीसरी बार 25 से आधा होगा तो 12.5 ही कम होगा, लेकिन सब में इतना ही समय ले रहा है। मतलब क्या है कि जब ज्यादा परमाणु होता है तो ज्यादा क्षय होता है, कम परमाणु होता है तो कम क्षय होता है। जो हमने आपको डीके लॉ बताया था कि उस समय जो उपस्थित परमाणु की संख्या है उसके समानुपाती होता है। मतलब परमाणु की संख्या अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा क्षय की दर होती है, परमाणु की संख्या कम होती है तो कम क्षय की दर होती है। और इसीलिए ये दिखता है कि जब परमाणु की संख्या ज्यादा है तब भी, और परमाणु की संख्या कम है तब भी आपका समय उतना ही लगता है, क्षय की दर केवल कम होती चली जाती है जैसे जैसे परमाणु की संख्या कम होती है। तो ये ध्यान रखना है। ये टी हाफ पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा वाला, और जो इसके पहले बताया आपको वो वाला बहुत आता है कि 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, ठीक है ना, 5 हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, या अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक ये है तो उसका हाफ लाइफ बताइए, या उसका जो हाफ लाइफ दिया हुआ है अर्धायु है तो उसका क्षय नियतांक बताइए। ये क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत आसान है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए केवल। और इसी में 1/लैम्डा जो है इसी को औसत आयु भी कहा जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए औसत आयु निकालिए तो 1/लैम्डा, मतलब यहाँ पे मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 0.693 गुना ये जो है 1/लैम्डा हो जाएगा। 1/लैम्डा को कहते हैं औसत आयु। तो औसत आयु क्या हो जाएगा, टी हाफ बटा 0.6931। तो इसको औसत आयु भी बोलते हैं। तो औसत आयु जो ध्यान रखना है कि 1/लैम्डा को कहा जाता है औसत आयु। तो डीके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम औसत आयु भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। औसत आयु कह सकते हैं, या मीन लाइफ भी बोलते हैं, मध्य आयु भी बोलते, मध्य आयु जिसको कह सकते हैं। तो इसी में मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कि जो वैल्यू एड होती है ये जो वैल्यू है आपका टी हाफ अर्धायु जो है
इज इक्वल टू 0.6931 बटा लैम्डा। इसको लिख सकते हैं 0.6931 गुना 1 बटा लैम्डा। इसी लैम्डा को औसत आयु कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है जहां 1 बटा लैम्डा को औसत आयु या माध्य आयु भी कहा जाता है, औसत आयु या माध्य आयु आयु कहा जाता है। माध्य आयु या औसत आयु इधर ही होता है, मीन लाइफ कहा जाता है, ठीक है ना। इसे अब औसत आयु माध्य आयु को जो सूचित किया जाता है वो टॉ जैसा होता है, इसको टॉ पढ़ते हैं, टॉ द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है मतलब क्या हो गया यहां से, यहां से क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 गुना टाउ हो गया, है ना। और यहां से आप टाउ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया टी हाफ, है ना, अर्धायु डिवाइड बाय 0.6931। तो ये याद रखिए, इससे अच्छा ये भी याद रखिए, बटा वाला भूल सकते हैं लेकिन ये तो नहीं भूलिएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 गुना टाउ। सबसे अच्छा तो आपको यही याद रखना है, इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 1/लैम्डा को टाउ बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर आपको पूछा जाए कि औसत आयु क्या होती है तो क्या बोलेंगे, जो 6 नियतांक के, है ना, 6 नियतांक का रेसिप्रोकल जो होता है, तो 6 मत कहने का मतलब जो है, इसको अगर बोला जाता है औसत आयु को कैसे आप देंगे, तो मतलब उसका जो व्युत्क्रम होता है, मतलब जो आपका 6 नियतांक का व्युत्क्रम, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ का माध्य आयु या औसत आयु कहलाता है, यहाँ से ये बोल सकते हैं। अर्थात अगर मैं टॉ के बारे में बोलूं, माध्य आयु रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु, जिसको टॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे कि 6 नियतांक के व्युत्क्रम को, 6 नियतांक के व्युत्क्रम उल्टा को रेडियो एक्टिव पदार्थ का की औसत आयु कही जाती है। औसत आयु कही जाती है, ठीक है ना। अर्थात क्या हो गया, टाउ बराबर 1/लैम्डा, ठीक है। 6 नियतांक के व्युत्क्रम, ये 6 नियतांक है, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/लैम्डा, उसको माध्य आयु या औसत आयु कहा जाता है। तो 6 नियतांक के व्युत्क्रम को, है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु या माध्य आयु कहा जाता है। इसका मतलब हो गया टी हाफ बराबर 0.693 1/लैम्डा को टॉ लिखेंगे, तो टॉ बराबर हो गया टी हाफ बटा 0.6931, है ना। तो ये आपको औसत आयु भी पूछ लेता है, तो औसत आयु और ये माध्य आयु, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी अब आपका जो है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो मैं आपको करवाऊंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। और उसी में मतलब नाभिकीय जो क्या कहते हैं रिएक्टर होता है उसके बारे में, कि उसमें ईंधन क्या होता है, मंदक क्या होता है, जो सुरक्षा छड़ें होती है या नियंत्रक कंट्रोलिंग रॉड क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा कराएंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है
ऐसे तो मैंने बहुत तरह तरह का इसमें कराया, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, लघु उत्तर ये प्रश्न है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। इसलिए ये इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे अर्धायु से रहे, ज़्यादातर अर्धायु से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। या फिर रेडियो एक्टिव डीके जो बताया था मैंने, अल्फा बीटा गामा से, वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अल्फा बीटा का जो उत्सर्जन होता है उसमें जो नाभिक बनते हैं तो उसमें देता है वो क्वेश्चन, तो वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो शुरू में आपने पढ़ा था कि उसका गुण क्या होता है अल्फा बीटा गामा का, विद्युत क्षेत्र में किधर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में किधर जाता है, तो उसको थोड़ा सा सही से करिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कुछ कुछ जो टी हाफ है, जैसे इसका टी हाफ, अगर आपको यूरेनियम का ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है कि यूरेनियम का टी हाफ, क्योंकि यूरेनियम के बारे में बहुत चर्चा रहती है, उसी से हम नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे जो होते हैं तत्व उसके बहुत कम भी होते हैं, जो टी हाफ होता है, तो ये ऐसा नहीं है। जैसे आपका पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम का जो 82 टू 14 होता है, पोलोनियम एक ऐसा तत्व है, उसका आयु केवल 10⁻⁵ होता है अर्धायु, ठीक है ना। तो ये पोलोनियम जो है, पोलोनियम पोलोनियम 82 टू 34, ये पोलोनियम जो होता है, इसकी जो टी हाफ होती है ये 10⁻⁵ होता है। अब सोच लीजिए कि कितना कम होता है। एक चीज और, क्षय नियतांक जो है ना, लैम्डा की बात जो मैंने की, तो ये क्षय नियतांक जो होता है उसका देख रहे हैं टी हाफ आ रहा है, तो आपसे पूछा जाता है कि क्षय नियतांक का मात्रक क्या होता है। क्षय नियतांक लैम्डा का मात्रक, तो ये प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो क्षय नियतांक लैम्डा का मात्रक प्रति सेकंड या S⁻⁻1 होता है। यहाँ से दिख रहा है, लैम्डा को इधर करिएगा तो टी हाफ इधर आ जाएगा, नहीं, लैम्डा को इधर करिएगा तो टी हाफ इधर आ जाएगा, 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ का मतलब सेकंड, तो हो गया 1/सेकंड हो गया, 1/सेकंड का मतलब क्या हो गया, प्रति सेकंड हो गया। तो S⁻⁻1 जो है आपका वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्षय नियतांक का अगर मात्रक पूछा जाता है तो क्या होगा, प्रति सेकंड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है लैम्डा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगले क्लास में आप लोग को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कराएंगे, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, तो ये चैप्टर आपका न्यूक्लियस वाला खत्म हो जाएगा, नाभिक वाला, ठीक है। तब तक इसको पढ़िए, इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय।